हाय एवरीवन। केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में, और लास्ट लेक्चर में अमोनिया डेरिवेटिव के साथ दो रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन और हाइड्राजीन के साथ हमने करा था। ऐसे ही नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन का भी स्ट्रक्चर क्या देखे थे हम लोग, ऐसा था, ऐसा। अभी फिनाइल हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और लग जाएगा ऐसे फिनाइल ग्रुप, तो हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। और रिएक्शन तो वैसे ही होना है, कोई एल्डिहाइड डायरेक्टली लेकर के चले, एसिटल्डिहाइड HHNNH, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। ये H2O यहाँ से निकलेगा, एसिडिक मीडियम तो होना बड़ा ज़रूरी है। तो CH3CH डबल बॉन्ड NNH बेंजीन, ऐसा। तो इसका नाम लिखोगे, कॉमन नेम तो ऐसे होगा, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। IPSC नाम यदि लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो N से पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या लिखेंगे, N अमीनो फिनाइल। NH को अमीनो, इसको फिनाइल, जैसे क्लोरोमिथाइल लिखते थे ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल, वैसे अमीनो फिनाइल। N अमीनो फिनाइल, इधर नाम लिखो इथाइलिडीन इमीन, ऐसा। इथाइलिडीन इमीन, यहाँ EN हो। तो N अमीनो फिनाइल, N से पूरा ग्रुप जुड़ा है, अमीनो फिनाइल। ये दो कार्बन है तो इथाइल, और जब भी ऐसे डबल बॉन्ड रहे कार्बन और कोई हेट्रो एटम या रिंग वाला पोर्शन में, तो उसके लिए आईडीन लगता है, और इसके लिए IMINE। तो डायरेक्ट इसका नाम हो जाएगा N अमीनो फिनाइल इथाइलिडीन इमीन। इथाइलिमीन भी डायरेक्ट कहीं कहीं लिखता है, इथाइलिडीन बीच में DN को हटा करके, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे इथाइलिडीन इमीन, याद रखो। वैसे ही कीटोन के लिए किया जाए, कीटोन में इस बार एसीटोन के अलावे कुछ लेते हैं, प्रैक्टिकली तो थोड़ा मुश्किल होगा, बोर्ड पे कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे। H+H2 बाहर हो जाएगा। यहाँ भी वही है, घेर के बस निकालना है बाहर इसको, E पूरा। तो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड NH, ऐसा। अब इसमें नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4, तो N अमीनो फिनाइल। इसके बाद इधर टोटल 4 है, तो ब्यूटाइलिडीन और 2 इमीन, ब्यूटाइलिडीन 2 इमीन, ऐसा। तो N पे पूरा ग्रुप अमीनो फिनाइल, इधर 1 2 3 4 था तो ब्यूटाइल, ये तो बताया आईडीआईन लगाना है, और 2 से ही है तो 2 इमीन। सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन भी डायरेक्ट लिख सकते थे उसको, सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन से भी काम चल जाता। तो ये हुआ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन। जो रिएक्शन हाइड्रोजन से था वही फिनाइल हाइड्रोजन से है।
क्योंकि हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन हट करके वहाँ आ गया फिनाइल। तो अमोनिया का डेरिवेटिव हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव हुआ कौन? फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डेरिवेटिव हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट, टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो कैसे बनेगा। हाइड्रोजन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इस तरह से पढ़े। फिनाइल वर्ड लग गया है, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ लेके आओ फिनाइल रिंग। अब इसमें 2 और 4 पर बोर्ड है, 2 नाइट्रो है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है तो 2 इसको ले लो, NO2 यहाँ कर दो, 3 4 यहाँ हो जाएगा NO2। सो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं 2,4 DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 DNP। और इसी को कहते हैं ब्रैडिज रिएजेंट। इन सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यही है, याद रखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अलग से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ब्रैडिज रिएजेंट क्या है, तो 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैडिज रिएजेंट। और जब भी ऐसे स्पेशली कोई नाम दिया हो गया हो ना किसी रिएजेंट के लिए, तो समझ जाओगे कि वह कुछ अलग मायने रखता है। क्या मायने रखता है? तो यहाँ इस रिएजेंट का इस्तेमाल कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो जब रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का 2,4 DNP से, तो बनेगा तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही, लेकिन वह एक कलर्ड कंपाउंड बनता है, ऑरेंज रेड, और वो भी सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग लिख लें कि कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विथ 2,4 DNP in weakly acidic medium, to form a condensation, to form, ऐसे लिखो, an orange या red colored कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बेसिकली यह कंडेंसेशन प्रोडक्ट एक सॉलिड होता है विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसीलिए देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखे इसमें हम लोग कि कार्बोनिल कंपाउंड 2,4 DNP से रिएक्शन करेगा, जैसे बाकी अमोनिया डेरिवेटिव्स हो रहा है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन फिनाइल रिंग में 2 NO2 ग्रुप आने से जो मॉलिक्यूलर मास इतना बढ़ा सब्सटेंस का, उस वजह से एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के फॉर्म में, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा क्रिस्टलाइन नेचर का होने की वजह से। अब चूँकि कलर्ड कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, रिएक्शन कंडीशन में डिकम्पोज करेगा नहीं, तो इस वजह से इस रिएजेंट का, ब्रैडिज रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट के लिए, कि दिया हुआ कंपाउंड कार्बोनिल है या नहीं, तो ब्रैडिज रिएजेंट उसमें मिलाओ, थोड़ा सा एसिड मिलाओ, और ऐसा करने के बाद यदि ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड बने, सॉलिड बने, जिसको कि फिल्टर करके हीट करो तो आसानी से डिकम्पोज ना करे, मेल्ट ना करे,
मतलब वो अल्डिहाइड कीटोन ही था, सर्टेनली, डेफिनेटली। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 2,4-DNP टेस्ट या ब्रैडिज रिएजेंट। अब लिखते हैं इसमें रिएक्शन। एरोमेटिक कीटोन में भी यदि यहाँ लोगे इस तरह का कीटोन, एसिटोफिनोन, अब इसका रिएक्शन करवाओ, जो कंपाउंड है 2,4-DNP NH, यहाँ फिर बेंजीन NO2 NO2, ऐसा। तो होना कुछ अलग तो नहीं है, AH2O ही बाहर होना है, ऐसे NH NO2 NO2, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। नाम इसका लिखेंगे तो क्या होगा? नाम यदि इसका हम लोग लिखना चाहे IUPAC नेम, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले कि N से जो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको तो डेरिवेटिव ही मानना होगा, और डेरिवेटिव मानोगे तो फिर इसमें नंबरिंग 1 2 3 4, तो नाम इसके लिए N2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, इतना तो इसका नाम लिखा है N, फिर 2,4 डाइनाइट्रो, और बेंजीन के लिए क्या लिखोगे यहाँ? फिनाइल। उसके बाद इसके लिए क्या लिखोगे? यदि यहाँ कीटोन रहता तो इसका नाम एसिटोफिनॉल लिखे थे ना, तो हो जाएगा एसिटोफिनाइलिडीन, और लास्ट में लग जाएगा इमीन। तो N2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, और ये पूरा का फिनॉन था तो एसिटोफिनाइलिडीन हो जाएगा अब, और लास्ट में इमीन लग जाएगा, फिनाइलिडिमीन, ऐसे पढ़ो, फिनाइली, यहाँ से फिनाइलिडीन और फिर इमीन कर देना है, ऐसा। खैर IUPAC नाम इस सबके लिए उतना मायने नहीं रखता है, बस समझोगे। अब देख रहे हो कितना बड़ा सा कंपाउंड है, कितना हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमेशा कलर्ड ही बनेगा, ऑरेंज रेड दोनों का मिक्सडअप हो सकता है, लेकिन कलर्ड कंपाउंड का ही जो है बीच में फॉर्मेशन होना है। तो याद रखोगे ब्रैडिज रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है इसमें सेमी कार्बाजाइड। नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O, इसको यूरिया का अमीनो डेरिवेटिव भी कह सकते हो। यूरिया का फॉर्मूला होता है ना NH2CONH2, अब उसी में H हट करके NH2 आ गया, तो इसको यूरिया का अमीनो डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है कि अमीनो डेरिवेटिव ऑफ यूरिया इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो NCERT में दिया हुआ है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगेन दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अनदर वे। कैसे समझना? कार्बोनिल कंपाउंड है, NH2 से रिएक्शन करता है, तो इसको दो तरीके से हम लोग करवाएंगे। एक ही ऐसा हुआ CO NH2, ऐसे घेरो, एसिडिक मीडियम तो होएगा ही, ऐसे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा,
ऐसा। और इसी को चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड, वो इसको उलट के लिखो, ऐसा। यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, तो अभी इस तरह का बनेगा C डबल बॉन्ड O NH फिर NH2। अंतर समझ में आ रहा है? देखो NH2 से कॉम्बिनेशन होता था, 3 नाइट्रोजन है, तीनों पे लोन पेयर होएगा, एक NH2 यहाँ कार्बोनिल के बगल में है और एक NH2 उससे दूर है। मतलब कि सेमी कार्बाजाइड में जो है टोटल NH2 ग्रुप्स हुए 2। जैसा कि मैकेनिज्म हमने देखा था कि NH2 ग्रुप ही उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसी में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से वहाँ अटैक होता है। तो NCERT बुक में जो इससे प्रश्न है वह प्रश्न यही है कि सेमी कार्बाजाइड में यदि 2-2 NH2 है, सेमी कार्बाजाइड में यदि 2-2 NH2 है तो फिर इन्वॉल्व कोई एक ही होता है, दूसरा नहीं। और फिर कौन सा NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा वो भी बताना है कि कार्बोनिल के बगल वाला या फिर जो NH के बगल वाला है वो इन्वॉल्व होगा। इसको सोचना है, ज़रा बताओ कि दोनों रिएक्शन सही है या दोनों में कोई एक ही पॉसिबल है। तो देखो बड़ा बेसिक सा और सिंपल सा बात है, यदि मैकेनिज्म समझे होगे तो। सब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जैसा कि वहाँ दिखाए हम। हो क्या रहा था मैकेनिज्म में हम लोग देखे थे सो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल बन करके इस पर अटैक करता था। तो ये नाइट्रोजन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होता तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता। अब यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कार्बोनिल के बगल में है, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, तो इसका इसके साथ हो सकता है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन यदि इसके साथ इसका होगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, लोन पेयर गायब, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, बदले में नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस। तो बदले में नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा तो क्या नाइट्रोजन अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रह पाएगा? इसके लोन पेयर इसके पास होंगे नहीं, तो फिर कैसे यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? वही चीज़ इधर से भी होगा कि ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो इधर का छोड़ो, ये वैसे ही रहेगा। अब डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्लस यहाँ, तो ये तो खैर वैसे भी रिएक्शन नहीं करता, वैसे भी अटैक नहीं करता वो। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रभावित नहीं हुआ है वह है दिस वन। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब बगल में नहीं ना, रेजोनेंस यहाँ नहीं होगा। रेजोनेंस जो होगा, जो कॉन्जुगेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, वो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर और यहाँ जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर का, इसके लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन यहाँ किसी भी हाल में नहीं होगा। तो लोन पेयर जिसका सेफ बच रहा है ऑब्वियसली वही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम वही करेगा। तो NH2 ग्रुप्स इसमें भले ही 2 हैं, NH2 ग्रुप्स इसमें भले ही 2 है, लेकिन अटैक कोई एक ही करेगा। और वह कौन सा है? जो NH2 NH के बगल में है, मतलब कार्बोनिल के बगल वाला जो NH2 है वो नहीं करेगा, नेवर। क्योंकि कार्बोनिल के अगल बगल वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कभी न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा। इसीलिए यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, केवल ई है। तो 2-2 NH2 होने के बावजूद भी एक ही पार्टिसिपेट क्यों किया, इस बात को समझे। कंसेप्ट वहाँ था डीलोकलाइजेशन पे कि लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन कार्बोनिल ग्रुप से होगा जो एडजेसेंट में है, दूर वाला का नहीं होगा। तो नहीं होगा तो लोन पेयर सेफ है, तो वही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बन के। बस इतना सा बात है। अब इसी में एक आध रिएक्शन अपने से देख लेना, हो गया। तो सेमी कार्बाजाइड से एक इम्पॉर्टेंट बात यही था, रिएक्शन दिया रहेगा, अब बोलेगा कौन सा रिएक्शन लेस फेवरेबल है या कौन सा रिएक्शन मोर फेवरेबल है। तो इसको ऐसे समझना होगा, कंप्लीट करने भी देगा और प्रोडक्ट 4 को बना देगा, हैं, कंप्लीट करने भी देगा और प्रोडक्ट 4 बना देगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट
the most probable product of the reaction is, सिंपल सा कोई रिएक्शन देगा, नॉर्मल कीटोन दे दिया, यहाँ सेमी कार्बाजाइड दे देगा NH2 NHCO NH2, एसिडिक मीडियम, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। नंबर 1 में दे देगा NHC डबल बॉन्ड ONH2, बी में देगा NC डबल बॉन्ड O NHNH2, कुछ भी दे सकता है, इसको बीच में घुसा करके दे देगा बीच में इसको दे देगा और इससे एक तरफ जोड़ देगा NH2, एक तरफ जोड़ देगा CONH2, प्लस भी दे देगा बीच में, उससे क्या है, डी में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज करके कुछ दे देगा ऐसा। तो बस इस केस में यही पहचानना है भाई कि कौन सा NH2 ग्रुप कार्बाजाइड का इन्वॉल्व होएगा, बस। तो दिस वन, कार्बोनिल दूर है, तो ये आंसर हो जाएगा इसके लिए A नंबर। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन, रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन, अगला अमोनिया डेरिवेटिव। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब एमीन से होता है तो इसमें भी कुछ अलग सा तो नहीं बनेगा। एमीन मतलब कि अभी तो डेरिवेटिव ऐसे हो गया ना, जी की जगह यहाँ कोई अल्काइल आ जाएगा, तो वही इमीन जैसे सब में बनते आ रहा था, यहाँ भी इमीन ही बनेगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड के लिए एक अलग टर्म हम लोग देते हैं और वह टर्म है स्चिप्स बेस। क्या टर्म है? स्चिप्स बेस। तो इसके लिए एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जो है ज़्यादा कॉमन है, कि जैसे बेंजल डिहाइड का रिएक्शन आप करवाओ एरोमेटिक प्राइमरी एमीन से, एनिलीन से, एसिडिक मीडियम में, तो H2O बाहर होएगा। ऐसा नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एन फिनाइल बेंजल्डिमीन, और इसे कहेंगे स्चिप्स बेस। बेस का काम करता है स्चिप्स ना, स्चिप्स बेस। उसी प्रकार से एरोमेटिक कीटोन के लिए हो सकता है। एरोमेटिक कीटोन और अल्डिहाइड का जो स्चिप्स बेस है वो ज़्यादा कॉमन है, बस इतना याद रखो। इसलिए एग्जाम्पल में उसी को लिया जा रहा है। ऐसे H+, तो यहाँ जैसे H2O निकला था यहाँ से भी निकलेगा, या देखो ये H2O बाहर, और ये हो जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड N, ऐसा। जैसे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो डायरेक्ट इसका नाम ऐसे ही लिख सकते हो यहाँ भी, एन फिनाइल बेंजो फिनाइलिडीन या फिनाइलिडीमीन। हाँ, फिनाइलिडीमीन, इमीन तो लास्ट में लगाना ही होगा। और ये सब के सब स्चिप्स बेस है। स्चिप्स बेस का एक अलग खासियत क्या है कि उस स्चिप्स बेस का इस्तेमाल करके आप सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। उससे क्या बना सकते हो? सेकेंडरी एमीन बना सकते हो। प्राइमरी एमीन का तो रिएक्शन है ही, अब प्राइमरी एमीन रिएक्शन करेगा तो पहले स्चिप्स बेस बनाएगा और उसका रिडक्शन से आप बना दोगे सेकेंडरी एमीन। इसी स्चिप्स बेस को हम लोग अनील्स भी कहते हैं। हाँ, इसी स्चिप्स बेस को हम लोग अनील्स भी कहते हैं। तो जैसे मान लो कि यह कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करवाया आपने, 1 डिग्री एमीन,
एसिडिक मीडियम है, H2O बाहर निकला तो RCRNR डैश, ऐसा इमीन बना। अब इसका रिडक्शन होगा H2 रैनी निकेल के साथ, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे जुड़ेगा एक नाइट्रोजन पे, तो RCHRNHR डैश। अब नाइट्रोजन के अगल बगल 2 कार्बन हो जाएंगे 2 डिग्री, तो ये बन गया 2 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन को 2 डिग्री में बदलना हो तो एक बढ़िया सा रिएक्शन हो गया कि पहले उसको आप एमीन में बदलो, चिप्स बेस जैसा बनाओ कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करके, और फाइनली फिर उसका रिडक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। लेकिन यदि यही कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन आप डायरेक्टली 2 डिग्री एमीन से करवाते हो, डायरेक्टली 2 डिग्री एमीन से करवाते हो, तो यहाँ जो है एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनता है इनामाइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। जब आगे आप हायर क्लासेस में ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ोगे वहाँ रिएक्शन विथ 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन। तो क्या बोले, क्या बनता है इससे, इनामाइन, इन अमाइन, जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन OHNH2 इन अमाइन, तो इन मने डबल बॉन्ड, अमाइन मने NH2 होगा ऐसे। तो रिएक्शन को स्टेप वाइज ही समझते चले हम लोग कि ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल कंपाउंड में मान लो कि यहाँ हम लोग डायरेक्टली लेकर के चलते हैं CH3, कीटोन ले लो ऐसा, एसीटोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें क्या थे, प्रोटोनेशन होता है, तो CH3 डबल बॉन्ड O जुड़ेगा H, एक लोन पेयर प्लस, फिर E यहाँ से शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। अब यहाँ लिए रहोगे तुम 2 डिग्री एमीन, और यह 2 डिग्री एमीन जो है जाकर के अब क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो 2 डिग्री एमीन को जनरली अभी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ R-2 कर दो ऐसे, तो ये अटैक करेगा। बस इतना ध्यान रहे ना कि ये वैसे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है जिसमें एक तरफ CH3 हो, यहाँ R के जगह H, CH3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ CH3 होना चाहिए। CH3 मतलब अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, और CH3 के जगह CH2 CH3 भी रहे, मतलब कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन, वह कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो क्या बनेगा, CH3OH और ये NH, इससे जुड़ा हुआ 2R2 प्लस। अब E यहाँ आएगा, ऑक्सीजन लोन पेयर से इसको ले लेगा, तो CH3 अब यहाँ हो जाएगा N लोन पेयर, इस पे 2R, H2O बाहर हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे या नहीं करोगे डायरेक्ट तो ऐसे रहने दो, OH2 पर प्लस, तो यहाँ से H2O बाहर। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N R डैश, और ये पूरा H2O यहाँ से बाहर। नाइट्रोजन पे अगेन प्लस, अभी जो नाइट्रोजन पे प्लस है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना, ठीक नहीं है, तो अभी क्या होगा कि बगल में जो अल्फा कार्बन है इसका हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व होगा, कि हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये चला जाएगा वापस, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 N, यहाँ R डैश, यहाँ R डैश। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इनामाइन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन जो होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनामाइन कहते हैं। एक रिएक्शन डायरेक्ट लिख लें इस पे ऐसे कि इस तरह का कीटोन है साइक्लोहेक्सानोन, और ऐसा कोई साइक्लिक एमीन है सेकेंडरी, ऐसा यहाँ 5 मेंबर ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये H2O बाहर होता है और बनेगा ये ऐसा N, ऐसा बनेगा इस तरह से, और यहाँ से जो है हाँ डायरेक्ट तो ये बाहर नहीं होगा ना, ये पूरे के साथ लेना होगा ऐसे, और नाइट्रोजन पे अब आ जाएगा प्लस,
क्या कि 4 ही बॉन्ड है। अब इसको करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो और कोई भी अगल बगल का जो अल्फा हाइड्रोजन है इधर भी है, इसको चाहे इसको, इसके बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो ये हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड एन, दिस इज एनामाइन, ए अल्फा ए बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन, यह एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे पढ़ते हो ना, कार्बोकेटायन पढ़ते हो, कार्बन आयन पढ़ते हो, फ्री रेडिकल पढ़ते हो, कार्बीन पढ़ते हो, वैसे एनामाइन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो सेकेंडरी एमीन का कंडेंसेशन होता है बेसिकली कीटोन वगैरह से, तब बनता है। इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन को हम लोग कहते हैं एनामाइन। तो इस तरह से यहाँ अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन था, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स का, वह पूरी तरह से समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। धन्यवाद।